हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दूसरी वीडियो के साथ आए हैं और हमने जैसे कल पढ़ा था कि प्रोनाउन से पहले हमने क्या पढ़ा था, नाउन। उसके एक्सरसाइज भी हमने देखी है और नाउन की परिभाषा है और ये पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है बेटा। तो पार्ट ऑफ स्पीच का जो सेकंड पार्ट है उसमें आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि हमारे सामने जो शब्द है इसका अर्थ, इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो एक हमने कुछ लिखा हुआ है, व्हाट इज़ प्रोनाउन, सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम क्या होता है देखिए ज़रा। द प्रोनाउन इज ए वर्ड, ये एक शब्द है। प्रोनाउन क्या है, एक शब्द है। दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, जो किसके स्थान पर प्रयोग होता है, नाउन के स्थान पर। यानी हिंदी में बोले तो संज्ञा के, किसके, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले या उपयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। देखिए दोबारा देखो, प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब ये हमने इसका उत्तर तो लिख दिया, लेकिन इसको हम उदाहरण के साथ समझेंगे कि किस प्रकार से हम इसको, अब इस परिभाषा को ही परिभाषित करेंगे, यानी इसको ही डिफाइन करेंगे। हमने जो सेंटेंस लिखा है एज ए आंसर ऑफ व्हाट इज प्रोनाउन, उसी के बारे में हम बात करेंगे। जैसे आप यहाँ पर नाउन ले लो, यहाँ पर नाउन लिखेंगे मुकेश, ठीक है, गीता, पेन, मुकेश एंड गीता, ठीक है। अब प्रोनाउन क्या हो सकता है, मुकेश, यानी हमने क्या बोला, नाउन के स्थान पर, नाउन के स्थान पर जो शब्द यूज होगा वो प्रोनाउन कहलाएगा। तो मुकेश एक नाउन है, इसके स्थान पर क्या यूज होता है, ही। गीता के स्थान पर आता है शी, पेन के स्थान पर जो वस्तु है तो इट, और मुकेश और गीता बहुवचन है तो इनके स्थान पर आएगा दे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने प्रोनाउन को समझा कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर काम आता है। उदाहरण के साथ एक और उदाहरण ले लीजिए। जैसे कि एक स्टोरी हम लिखते हैं लॉयन एंड द माउस की, तो हम लिखते हैं कि ए लॉयन लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, एक शेर जो है वो जंगल में रहता है। तो यहाँ पर नाउन क्या हो गया, ए लॉयन। अब हमने इसकी दूसरी लाइन लिखी, मान लीजिए आपने लिखना चाहते हो कि ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ ही किसके लिए आया है कि एक शेर रहता था जंगल में, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। तो हमने यहाँ पर ही किसके लिए यूज़ किया है, लॉयन के लिए। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर हम, लॉयन तो एक जानवर है, जैसे कि यहाँ पर डॉग एक नाउन है तो निश्चित तौर पर हम इसके लिए इट यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपने ही यूज़ क्यों किया, ठीक है। तो यहाँ पर ही यूज इसलिए किया कि यहाँ पर हम स्टोरी को थोड़ा सजीव और रोचक बनाने के लिए जो जानवर या वस्तुएं हैं जिनके लिए इट प्रयोग होता है, उसके लिए हम जो पर्सन हैं उनके स्थान पर आने वाले प्रोनाउन को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे तो बॉय के लिए या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम यूज़ होता है इनके लिए, लेकिन यहाँ पर हमने इट की जगह ही यूज़ कर लिया। क्यों, अभी बताया, ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी स्टोरी में जानवर या किसी वस्तु को सजीव या फिर उस कहानी को रोचक बनाने के लिए उसका
हम मानवीकरण कर देते हैं। ग्रामेटिकली में कहेंगे तो पर्सोनिफिकेशन किया गया है यहाँ पे इसका, तो इसलिए पर्सोनिफिकेशन करने के बाद हम जब इस स्टोरी को लिखते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। स्टोरी में आप चाहे तो किसी वस्तु या जानवर का मानवीकरण करें तो उसको रोचक बनाने के लिए किया जाता है। उस स्टोरी को थोड़ा सा रोचक लगेगी और हमको समझ में भी आ जाएगा, तो इसलिए हम इनका प्रयोग करते हैं। ये हमने इसको क्या किया है, अभी हमने इसकी डेफिनेशन जो है उसको डिफाइन किया है, प्रोनाउन क्या है उसको बताया है। आप इसको एक बार दोबारा से देखेंगे। देखिए अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आ जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन यानी सर्वनाम के प्रकार, क्योंकि प्रोनाउन को हम बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए इनके प्रकारों के माध्यम से हम जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि देयर आर 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी हिंदी में लिखे तो सर्वनाम। इंग्लिश ग्रामर में 11 प्रकार के होते हैं, यानी सर्वनाम 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जो आ रहा है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस में हमने काफ़ी बार 9th 10th वाले स्टूडेंट्स को और 8th के स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा कि हम पर्सनल प्रोनाउन को 3 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो फर्स्ट जो है क्या कहलाएगा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई यानी मैं और वी यानी हम। सेकंड पर्सन के तौर पर क्या होगा? यू यानी तुम। ठीक है, थर्ड पर्सन ही यानी वह। शी इसका भी मतलब वह होता है। और इट ये वस्तु, जानवर और कोई कंडीशन में मनुष्य के लिए भी उपयोग होता है, वो हम बाद में बता देंगे आपको। लेकिन अभी देखिए फर्स्ट पर्सन है आई वी, सेकंड पर्सन है यू और थर्ड पर्सन है ही शी इट, और एक और है बहुवचन के तौर पर दे यानी वे। तो ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। अब आप देखिए हमारे मन में एक प्रश्न जरूर आएगा कि सर इनको 3 बराबर भागों में हमने बांट दिया, ठीक है, नियम के अनुसार, लेकिन ये बटे हुए क्यों हैं? यानी फर्स्ट पर्सन में आई वी ही क्यों है, सेकंड पर्सन में यू क्यों आता है और थर्ड पर्सन में ये सब क्यों आते हैं? जैसे कि आपको इंडियर दिख रहा होगा कि ये आई, मैं और हम, यानी फर्स्ट पर्सन में ये दोनों इसलिए हैं, ये बोलने वाले होते हैं, स्पोक पर्सन होते हैं, यानी स्पीकिंग पर्सन यानी बोलने वाला जो व्यक्ति है वो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। उसको सुनने वाला व्यक्ति सेकंड पर्सन कहलाएगा। ठीक है, जो लिसनर होते हैं सुनने वाले वो सेकंड। अब ये दोनों मिलकर जिसकी बात कर, यानी ये इसको यदि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताएगा तो वो थर्ड पर्सन होगा। क्या आंसर कहलाएगा? थर्ड पर्सन। यानी कहने वाला मैं या हम, सुनने वाला यू यानी सेकंड पर्सन, और यदि मैं किसी इसको तीसरे व्यक्ति के बारे में वर्णन करता हूँ या बताता हूँ तो वो थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है। एक बार दोबारा देख लो, फर्स्ट पर्सन क्या है बेटा? आई वी, सेकंड पर्सन क्या है? यू, और थर्ड पर्सन क्या है? ही शी इट और दे। ठीक है, एक बार इसको देखिए आप। अब जरा आगे देखिए, जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हम पढ़ रहे थे, पहला पर्सनल प्रोनाउन जिसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, इसमें हमने बताया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन को थोड़ा सा और समझेंगे, क्योंकि प्रोनाउन एक सब्जेक्ट के तौर पर और एक ऑब्जेक्ट के तौर पर उपयोग किया जाता है। दोबारा बोल रहा हूँ, प्रोनाउन को हम एज ए सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन के अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा रूप बदला हुआ होता है। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन है आई फर्स्ट और इसका ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिख लेंगे, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। तो आई जो फर्स्ट जब लिखें आई,
और वी एज ए सब्जेक्ट, वी एज ए सब्जेक्ट, आई एज ए सब्जेक्ट और यू एज ए सब्जेक्ट, ही एज ए सब्जेक्ट, शी एज ए सब्जेक्ट और इट बी और दे, ये क्या है? सब्जेक्ट है। इनका ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी, वी का अस, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम, शी का हर और इट का इट और दे का देम। देखिए जरा, अब इनका हिंदी अर्थ हमने बता दिया था। मी यानी मुझे, अस यानी हमें, यू यानी तुम्हें, हिम यानी उसे, हर यानी उसे और इट व्यक्ति के अलावा हम वस्तु जानवर के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं, तो एज ए ऑब्जेक्ट और देम यानी उन्हें। तो देखिए आपने इसमें क्या देख रहे हैं आप, इसका सब्जेक्ट हमने पहले बता दिया था हिंदी अर्थ के साथ, लेकिन इसके ऑब्जेक्ट में भी एज ये प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन ही है, लेकिन ये सब्जेक्ट के रूप में थे और ये यहाँ पर प्रोनाउन आपको बता रहा हूँ किसके रूप में है? ऑब्जेक्ट के रूप में। ध्यान रखना, एक्टिव पैसिव में और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस पर हम जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, नरेशंस पढ़ेंगे, तो उसमें आपको दोबारा समझा देंगे एक बार और, लेकिन अभी हम इसको प्रकार में जहाँ पढ़ रहे हैं तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे। एक और चीज़ है, सिंगुलर यानी एक वचन और प्लूरल यानी बहुवचन। तो सिंगुलर में कौन कौन से आ जाते हैं? सिंगुलर में आ जाएगा आई, यू, ही, शी और इट। प्लूरल में वी, यू और दे। यहां पर यू दो बार आ रहा है क्योंकि हम सेकंड पर्सन जो होता है, एक को भी यू ही बोलेंगे, यानी सुनने वाला एक हो सकता है और उससे अधिक भी, तो इसलिए हम यू दो बार उपयोग कर सकते हैं सिंगुलर प्लूरल दोनों के रूप में। सिंगुलर प्लूरल को बताने का जो उद्देश्य है वो ये है कि सिंगुलर प्रोनाउन को यूज़ करते समय सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करें। जैसे मान लीजिए इज़ यूज़ करना है तो किसके लिए यूज़ होगा? ही, शी, इट के लिए इज़ यूज़ हो जाएगा, यू के साथ आर होगा और आई के साथ एम होगा, लेकिन ये सिंगुलर में ही आएंगे। हाँ, यू के साथ दोनों कंडीशन में आप आर यूज़ करेंगे और आर ही होता है यूज़, प्लूरल में आर यूज़ होगा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि इनके हमने सिंगुलर प्लूरल दोनों रूप देख लिए हैं और इनको आपको याद करना है। याद करने से पहले अगर समझकर याद करेंगे, समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उतार लीजिए इसको। अब देखिए सेकंड जो है वो है पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन में पहले इसका अर्थ देख लीजिए। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? अधिकारवाचक, पजेस करना, किसी भी चीज़ को अपने अधिकार में या अधिकार जताने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, मीनिंग यूज़ करते हैं हम उसका, तो हम पजेसिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। तो अधिकारवाचक प्रोनाउन है ये। अब इसको समझने के लिए उसी पर्सनल प्रोनाउन को साथ में लेकर समझेंगे। आई का जो पजेसिव प्रोनाउन होगा वो माइन होगा और वी का आर्स होगा, यू का योवर्स होगा, ही का हिज होगा, शी का हर्स होगा और दे का दियर्स होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उसका नेक्स्ट है, लेकिन इसको एक बार दोबारा समझ लो। यहाँ पर इसका माइन का अर्थ होता है मेरा, योवर का हमारा, आपका, उसका, उसकी और उनका। यहाँ पर इनका अर्थ आपको समझा दिया है, लेकिन प्रोनाउन को हमने आपको पहले ही बताया था कि प्रोनाउन जो है एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है। ये सेंटेंस में अकेला स्टैंड करेगा, यानी ये किसी नाउन के साथ यूज़ नहीं होता है प्रोनाउन। यदि प्रोनाउन को नाउन के साथ यूज़ करते हैं तो वो एडजेक्टिव श्रेणी में यानी एडजेक्टिव कैटेगरी में आ जाता है। तो यहाँ पर
इसको एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो हमें, यानी इसको हम यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर प्रोनाउन को यूज़ करना चाहते हैं तो वो प्रोनाउन जब कहलाएगा जब वो अकेला स्टैंड करता है किसमें, सेंटेंस में। नेक्स्ट है आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का हिंदी अर्थ है संकेतवाचक। इसमें आता है दिस यानी यह, डैट यानी वह, दीज यानी ये, और दोज यानी वो। तो दिस और डैट एक वचन की श्रेणी में हैं। दोबारा देख लो, दिस और डैट एक वचन की श्रेणी में आते हैं और दीज और दोज बहुवचन की श्रेणी में आते हैं। आगे समझ में। और ये इनकी प्रेजेंट फॉर्म है, यानी वर्तमान में, या आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे जब समझ में आ जाएगा नरेशन में। और दिस और डैट और दोज ये इनकी पास्ट फॉर्म में आते हैं। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये प्रेजेंट फॉर्म है और ये इनकी पास्ट फॉर्म है। लेकिन फिर भी केवल अभी इतना समझे कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में, संकेतवाचक सर्वनाम में दिस, डैट, दीज, दोज। दूसरी चीज़ क्या समझने योग्य है कि दिस और डैट एक वचन है और दोज, दीज और दोज बहुवचन में आते हैं। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में जो अगला प्रकार है बेटा वो है चौथे नंबर का, फोर्थ जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं वितरणवाचक, यानी डिस्ट्रीब्यूट यानी किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करके बताना। तो उसमें हम यदि प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो इसमें हमने आपको 3 लिख रखे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में। पहला है ईच यानी एक एक, और दूसरा है इधर यानी दो में से एक, फिर है निदर कोई भी नहीं, यानी दोनों में से कोई भी नहीं। ध्यान रखना ईच का प्रयोग होता है एक एक, इधर और निदर। इन तीनों का मैंने अर्थ आपको लिख दिया है, आपको भी लिख लेना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में इसका अर्थ कहलाता है वितरणवाचक। इसमें 3 वर्ड हैं, ईच, इधर एंड निदर। तो ये 3 हो गए हैं। और नेक्स्ट जो है आपके रेसिप्रोकल है। ये जो प्रोनाउन है इसका हिंदी अर्थ है पारस्परिक संबंधवाचक। क्या है? पारस्परिक संबंधवाचक। तो पारस्परिक संबंधवाचक में 2 टाइप है। फर्स्ट है ईच अदर, सेकंड है वन अनदर। ये ईच अदर यानी इसका मतलब भी एक दूसरे से, एक दूसरे के, यहाँ भी एक दूसरा वन अनदर। बट ये केवल ओनली 2 पर्सन के लिए यूज होता है, यानी 2 पर्सन्स के लिए यूज कर सकते हैं। किसके लिए? 2 पर्सन्स के लिए। इसको हम 2 पर्सन्स के लिए यूज कर सकते हैं। और जो दूसरा है ये मोर देन 2, यानी मोर देन 2 यानी 2 से अधिक, 2 से अधिक व्यक्ति के लिए हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं और ईच अदर केवल 2 व्यक्तियों के लिए उपयोग करते हैं। तो ये दोबारा समझ लो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वितरणवाचक होता है। इसमें 3 वर्ड हैं, तो ईच, इधर एंड नाइदर। इसका मतलब एक एक, इधर 2 में से एक और निदर कोई भी नहीं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में पारस्परिक संबंधवाचक, संबंधवाचक के में 2 आया है। तो इसमें फर्स्ट जो है ईच अदर, इसका मतलब भी एक दूसरे, दोनों का मतलब सेम है, उपयोग करने का ढंग अलग अलग है। ये केवल 2 पर्सन या 2 व्यक्तियों के लिए उपयोग होगा। और वन अनदर 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए इसका प्रयोग होगा। एक बात ध्यान रखना, जब अभी हम एग्जाम्पल इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि जब हम इसका उपयोग एग्जाम्पल्स के तौर पर करेंगे तो इन चीज़ों को आपको दोबारा से, यानी एक बार इनको उतार लेंगे आप या फिर इसको समझ लेंगे तो फिर आपको एग्जाम्पल्स करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इनका हिंदी अर्थ आपको ध्यान रखना है जिससे आपको इसका उपयोग में कठिनाई नहीं होगी। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका उपयोग कैसे और कहाँ पर किया जाता है। ठीक है बेटा।
देखिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ रहे हैं हम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो छठा इसका भाग है, प्रोनाउंस के छठा प्रकार है, इसको हमने हिंदी में इसका जो अर्थ है वो है निजवाचक। निजवाचक इनके हिंदी अर्थ से आपको समझ में आएगा। निज का मतलब वही खुद के स्वयं से होता है, तो इसको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। यानी जो भी कोई बात बोलेगा उसका जो एक्शन का जो प्रभाव है वो स्वयं पर आता है, तो वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। हम एक साथ, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके एग्जाम्पल्स के साथ इनको एक बार दोबारा से हम समझ लेंगे, क्योंकि प्रकार ज़्यादा है तो हम इसको एक बार दोबारा से भी देख लेंगे। तो माई सेल्फ यानी मैं स्वयं, आवर सेल्वेज हम स्वयं, योर सेल्वेज इधर है, योर सेल्फ और योर सेल्वेज दोनों हैं। तो ये एक वचन, यानी अगर सेकंड पर्सन एक है, यदि सेकंड पर्सन एक है तो योर सेल्फ, और यदि सेकंड पर्सन एक से अधिक है तो योर सेल्वेज। आप स्वयं और आप स्वयं, इसका हिंदी अर्थ स्वयं एक जैसा है। हिमसेल्फ वह स्वयं, हर सेल्फ यानी अगर ये जेंडर, ये ही किसके लिए आता है? बॉय के लिए, और उसके लिए यानी बॉय के लिए हम हिमसेल्फ यूज़ करेंगे, और गर्ल के लिए क्या यूज़ करेंगे? हर सेल्फ, यानी वह स्वयं। फिर आता है वस्तु जानवर, इटसेल्फ एंड, लेकिन वस्तु जानवर के लिए वो एक्शन तो नहीं दर्शाएंगे, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है। कौन? थिंग। यदि लिविंग थिंग्स है तो इटसेल्फ में कोई दिक्कत नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इटसेल्फ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्शन नहीं दर्शाएगा। बट टेक्निकली, कोई टेक्निकली वे में अगर अपन मशीन्स के बारे में यूज़ करते हैं अगर वो, तो उसमें हम इटसेल्फ का यूज़ कर सकते हैं। देम सेल्वेज यानी बहुवचन है, दे का जो ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम, तो उनको स्वयं, यानी वे स्वयं। दोबारा देख लो, मैं स्वयं, हम स्वयं। दोबारा से योर सेल्फ और योर सेल्वेज अलग अलग है। ये यदि सेकंड पर्सन एक वचन है, और यदि सेकंड पर्सन एक से अधिक है। हिमसेल्फ और हर सेल्फ, ये जेंडर के लिए, जेंडर को डिस्क्रिमिनेट करता है, अलग अलग बता रहा है, तो वह स्वयं दोनों, इटसेल्फ और देम सेल्वेज। दूसरा आता है एम्फेटिक। नेक्स्ट इसके जो दूसरा है एम्फेटिक प्रोनाउंस, दबाव सूचक। दबाव सूचक यानी यदि हम किसी कार्य को करते हैं, और यदि हम उसको कार्य को करते हैं तो करते वक्त यदि उसका प्रभाव हम अधिक, उस चीज़ को वर्णन करने के लिए हम थोड़ा और दबाव से यूज़ करने के लिए अगर हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। और एम्फेटिक प्रोनाउन में ये सब आते हैं, ये सब एम्फेटिक प्रोनाउन, ये जो इसको आप इसमें भी लिख सकते हैं। और लेकिन सब्जेक्ट के बाद यदि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो ये प्रोनाउन एम्फेटिक कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, he himself does this work। तो यहां पर ये एम्फेटिक है, he does this work, he does this work himself। तो यहाँ पर ये अंत में यूज़ हो रहा है, तो ये कहलाएगा रिफ्लेक्सिव, और यहाँ पर ये कहलाएगा एम्फेटिक। दोनों के उदाहरण सेम है, मतलब इन दोनों के जो पार्ट बताए, रिफ्लेक्सिव में कौन कौन से प्रोनाउन आ रहे हैं, एम्फेटिक में, दोनों सेम है, बट इनका सेंटेंस में उपयोग अलग अलग है, और वो आपको उदाहरण के तौर पर समझाया है, तो वो आपको बताएगा। यहाँ पर तो ये एम्फेटिक है, आफ्टर द सब्जेक्ट यूज हो रहा है,
यहाँ पर ये अंत में यूज़ हो रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, कार्य के बाद में उपयोग हो रहा है तो रिफ्लेक्सिव, और यदि ये सब्जेक्ट के बाद उपयोग हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, एम्फेटिक। ठीक है, 7 हो गए हैं, 4 और बच रहे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और बताएंगे।